दोस्तों, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में वो जो कुछ देखता है उसी को वो वापस रिफ्लेक्ट भी करता है। और इंग्लिश में भी कहा जाता है, जैसे आप किसी पर्सन को कहें दैट यू हैव चेंज्ड अ लॉट, तो वो जवाब देगा कि अ लॉट चेंज्ड मी। तो यहाँ पर समाज का प्रभाव हम सब पर पड़ता है और समाज में कुछ व्यक्ति बहुत अच्छा सा नेतृत्व कर पाते हैं, बहुत अच्छा समायोजन क्षमता उनमें होती है, जिनकी वजह से वो समाज में बहुत ही ख्याति प्राप्त व्यक्ति बन जाते हैं। तो यहाँ पर समाज में रहते हुए, क्योंकि हम ये लाइन यूज करते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, सोशल एनिमल है, तो यहाँ पर इस एनिमल को, समाज को तो समझना ही पड़ेगा। अगर वो समाज को नहीं समझेगा तो समाज से पूरी तरह से तिरस्कृत कर दिया जाएगा, समाज से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। इस वजह से समाज को समझना बहुत जरूरी है। समाज आपको कितना समझता है ये अलग बात है, ये एक अलग आयाम है, लेकिन यहाँ पर आप समाज को कितना समझते हैं उसके लिए हमें एक स्किल की जरूरत होती है, दैट इज कॉल्ड समायोजन। तो यहाँ पर जितना अच्छा एडजस्टमेंट आप लोगों के साथ कर पाते हैं उतना ही अच्छा आपको खुद को फील होता है और उतना ही अच्छा इंप्रेशन आपका समाज में पड़ता है। तो यहाँ पर ये लघु समाज, हम जो बात कर रहे हैं साइकोलॉजी में लघु समाज की, व्हाट इज दैट मिनिएचर सोसाइटी? दैट मिनी सोसाइटी इज द स्कूल ऑर्गेनाइजेशंस। और उस स्कूल ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि एक लघु समाज कहा जाता है, उसमें भी हमें विभिन्न तरह के बच्चे मिलते हैं और उनकी अधिगम क्षमताएं भी विभिन्न होती हैं, जिन्हें हमने साइकोलॉजी में नाम दिया है व्यक्तिगत विभिन्नता। और एक टीचर के पास वो स्किल्स होनी चाहिए कि वो इस व्यक्तिगत विभिन्नता को बहुत अच्छे से समझे और इस व्यक्तिगत विभिन्नता को समझते हुए सबको समूह में लेते हुए ऐसा अधिगम करवाए जिससे इस व्यक्तिगत विभिन्नता के ऊपर सारे के सारे बच्चे शिखर तक पहुंच जाए। चाहे उनमें व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, लेकिन सफलता के शिखर पर वे सभी पहुंचे। अधिगम का जो स्टैंडर्ड है, जो लेवल है, वो सभी को बहुत अच्छे से समझ में आए। सो दैट इज कॉल्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट लर्नर्स, जो कि हमारे यूनिट 4 का नाम भी है, जो कि हमारे यूनिट 4 का सबसे केंद्र विषय वस्तु भी है, जिसको हम कहते हैं अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट लर्नर्स। तो यहाँ पर अधिगम करता तो आपको बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन आपके पास वो स्किल होनी चाहिए, एक अध्यापक के पास वो कौशल होना चाहिए कि वो इतने सारे अधिगमकर्ताओं को, जो कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर अलग अलग बांट दिए जाते हैं, लेकिन आपको उन्हें समूह में एकीकृत करके ऐसा पढ़ाना होगा कि सभी को समझ में भी आए, अधिगम अपने उच्चतम स्तर पर भी हो और इतना अच्छा हो कि बच्चा समस्या समाधान करने के स्तर तक पहुंच जाए, उसे सोसाइटी में वो सारा ज्ञान अप्लाई कर पाए, वो बहुत ही ज़्यादा जिज्ञासु बन जाए, बहुत ही ज़्यादा प्रखर शैली में वो उभर कर सामने आए। उन सब के लिए बहुत ज़रूरी है एक टीचर का पहचानना, एक टीचर में ये स्किल होना, ये कौशल होना कि बच्चा जो व्यक्तिगत विभिन्नता से लेस होकर स्कूल में आ रहा है, उसके साथ आपको आपका व्यवहार जो है वो कैसा करना है, आप कैसे उसको बेस्ट अधिगम करा सकते हैं। ये सारे स्किल और कौशल जो है ये एक टीचर के पास होने चाहिए। तो आइए उसी से संबंधित आज ये चर्चा भी कर लेते हैं, जो हमारे एग्जाम में भी काम आएगी और हमारे खुद के अध्यापक के व्यक्तित्व के लिए निखार लाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। जैसे फेयर एंड लवली निखार लाने के लिए बहुत ज़रूरी है, वैसे ही एक टीचर के व्यक्तित्व में, उसके पर्सोना में निखार लाने के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। क्या चीज़ें? कि आपको ज्ञान हो कि एक बालक जो व्यक्तिगत रूप से भिन्न भिन्न है, अलग अलग है, उन्हें आप कैसे एकीकृत करेंगे, उन्हें आप कैसे समझाएंगे जो बहुत अच्छा समझ में भी आ जाए, एज वेल एज आपका जो उद्देश्य है, जो आप लेसन प्लानिंग में ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं कि बच्चा इस स्तर तक समझ पाएगा, बच्चा ये जान पाएगा, बच्चा इस प्रश्न के उत्तर दे पाएगा, तो इस तरह की जितनी भी बातें हैं वो सारी की सारी कवर अप हो जाएं। तो बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की ओर, दैट इज अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट लर्नर्स। देखिए, कुछ अलग तरह की व्याख्या मैं इसमें लाई हूं और उस अलग
तरह की व्याख्या को मैंने लिख के बिल्कुल प्रिंट की तरह आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और पैरेलल मैं इसकी व्याख्या भी करती जाऊंगी, समझाती भी जाऊंगी, ताकि सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके माइंड में क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। सबसे पहले हमें समझना है वो क्या बात है, सबसे पहले हमें समझना है कि समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या होता है। अभी मैंने बहुत सारे शब्द आपके सामने यूज में लिए, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड, दैट इज कॉल्ड एकीकृत, दैट इज कॉल्ड बहुत सारी व्यक्तिगत विभिन्नताओं से लेस बच्चों को क्या करना, समूह में एकत्रित करना, उनको अधिगम शैली को उनको निखार लाना। तो ये सारी चीजें किस में आती हैं, ये सारी चीजें आती हैं समावेशी शिक्षा में। जैसा कि आपने नाम तो सुना ही होगा, इंग्लिश में इसको कहते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। इकोनॉमिक्स में ज्यादा काम आता है ये इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव। इंक्लूसिव जो हम बात करते हैं कि समावेशी विकास, ठीक है, जीडीपी का लक्ष्य क्या है, समावेशी विकास इसका उद्देश्य रखा गया है। तो यहां पर भी समावेशी का अर्थ है इंक्लूसिव। और समावेशी का मतलब क्या होता है, ऐसी प्रणाली, ऐसा सिस्टम जहां पर क्या हो रहा है, सामान्य एवं निःशक्तता वाले यानी कि डिसेबल्ड स्टूडेंट्स और चाइल्ड। एक तो कॉमन चाइल्ड हो गया, एक नॉर्मल स्टूडेंट हो गया, एज वेल एज नॉर्मल स्टूडेंट प्लस कौन से बच्चे, डिसेबल्ड चाइल्ड। दोनों विद्यार्थी एक साथ सीख सकें, यानी कि एक ऐसा एनवायरनमेंट, एक ऐसा क्लासरूम जिसमें डिसेबल्ड बच्चे भी हैं एज वेल एज नॉर्मल स्टूडेंट्स भी हैं। वो जब साथ मिलके अधिगम की प्रक्रिया संपन्न करते हैं, इसको हम कहते हैं समावेशी शिक्षा, इसको हम कहते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। जैसा कि आपने आरटीई एक्ट 2009 में भी पढ़ा है, क्या पढ़ा है, उसमें एक पॉइंट आता है कि प्राइवेट स्कूल्स में भी आर्थिक रूप से पिछड़े बच्चों के लिए आरक्षण दिया जाएगा 25% का। तो व्हाट इज दैट, दैट इज इंक्लूसिव एजुकेशन, कि प्राइवेट स्कूल में भी इन बच्चों का प्रवेश पॉसिबल हो पाए, प्लस इसका सारा भार, इसका सारा वहन कौन करेगा, सरकार इनकी फी का वहन करेगी, सरकार इनसे संबंधित जो भी आर्थिक सहायता होगी वो देगी। और इन्हें 25% तक का जो आरक्षण है वो इन बच्चों को मिला है कि इनको प्राइवेट स्कूल में प्रवेश दिया जाए और इनकी फी से रिलेटेड सारी बातें वो गवर्नमेंट जो है वो हैंडल करेगी। तो यहाँ तक सरकार ने प्रावधान बना दिया है, क्योंकि हमारा राज्य जो है एक कल्याणकारी राज्य है, जिसकी और डिटेल में चर्चा हम यूनिट 5 में करेंगे। लेकिन अभी यूनिट 4 में हमारा उद्देश्य है कि इन व्यक्तिगत विभिन्नताओं वाले बच्चों को समझना, इनकी परिभाषा जानना कि क्या क्या इनके लिए टर्म्स यूज में आए हैं और हमें उनको कितना अच्छी तरह से समझना है, ताकि कोई भी क्वेश्चन में अगर कोई टर्मिनोलॉजी दी हुई है कि वंचित बालक दिया हुआ है, पिछड़े बालक दिए हुए, इसका मतलब क्या होता है ये तो हम जाने, तो इसको परिभाषा के माध्यम से हम समझेंगे। फिर आरटीई एक्ट को भी बहुत डिटेल से डिस्क्राइब किया जाएगा इन यूनिट 5। तो समावेशी शिक्षा आप समझ गए कि इसमें आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं, दैट इज द नॉर्मल स्टूडेंट्स एज वेल एज द स्पेशली डिसेबल्ड स्टूडेंट्स। ये दोनों जब साथ पढ़ रहे हैं तो इनको हम कहेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन। नेक्स्ट हमें देखना है कि विशिष्ट बालकों के प्रकार कितने होते हैं। जो स्पेशल चाइल्ड है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल चाइल्ड, जो एक सामान्य बालक है उसकी बात हम नहीं कर रहे। सामान्य बालक तो 50% औसत वाले होते ही हैं, लेकिन कुछ उनमें से होते हैं विशिष्ट बालक। और ये विशिष्ट बालक को हमने ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियो में देखा था। क्या देखा था, रेटिंग स्केल पर मैंने बताया था, और उस रेटिंग स्केल पर हमने सीखा था कि वेरी पुअर इन द सेंस नॉट इकोनॉमिकली बैकवर्ड, वेरी पुअर जो औसत से भी बहुत ज्यादा कम है वो, और जो औसत से बहुत ज्यादा है मीन्स ऑल द स्टूडेंट्स हु आर रिजाइडिंग एट द एज ऑफ द स्केल। एक स्केल का पैमाना लिया था हमने, और उसके दोनों छोर पर जो बच्चे हैं उनको हमने कहा था विशिष्ट बालक। अब यहाँ पर विशिष्ट बालक की परिभाषा थोड़ा सा और मॉडिफाइड होती है, और उसमें हम पढ़ेंगे कि इन विशिष्ट बालकों में कौन कौन आते हैं। इन विशिष्ट बालकों में वो सारे बच्चे आते हैं जो कि एक औसत बालक से, एक सामान्य बालक से, एक एवरेज बालक से अलग होते हैं। और इसके प्रकार कौन कौन से हैं, इनको नाम क्या क्या दिए गए हैं, ये मैंने यहाँ पर लिख रखा है। क्या है,
प्रतिभाशील बालक विशिष्ट बालक है, सृजनशील विशिष्ट बालक है, पिछड़े हुए बालक, वंचित बालक, अलाभान्वित बालक, मंदित बालक, विशेष योग्य बालक, समस्यात्मक बालक। अब देखिए, बालक कोई समस्या बना दिया है, तो यहाँ पर बालक कोई समस्या नहीं है। समस्यात्मक बालक जो है वो टर्म गलत यूज किया जाता है। कोई भी बालक समस्या नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, बालक की समस्या जरूर हो सकती है। तो इसलिए समस्यात्मक बालक टर्म का प्रयोग जो है वो थोड़ा सा कम, इस पे बहुत ज्यादा विश्लेषण किया गया और कहा गया कि कोई बालक समस्यात्मक नहीं होता। बालक की समस्याएं होती हैं, विद्यालय परिवेश की समस्याएं होती हैं। तो इस तरह से इस टर्म को थोड़ा सा कम यूज में किया जाए। तो यहाँ पर मैंने लिखा है अपराधी बालक, जुवेनाइल जिसको हम कहते हैं। तो यहाँ पर ये सारे बच्चे जो हैं ये विशिष्ट प्रकार की श्रेणी में आएंगे। तो विशिष्ट प्रकार की श्रेणी में आपने देख लिया। इससे पहले क्या हमारी धारणा होती है, हम ये सोचते हैं कि विशिष्ट बालक यानी कि क्या होगा, या तो हैंडीकैप वाला बालक विशिष्ट बालक होगा, दिव्यांग जिसको हम कहते हैं, डिसेबल्ड जिसको हम कहते हैं, या विशिष्ट बालक में होगा जीनियस। बस, और कौन से विशिष्ट बालक होते हैं? तो यहाँ पर आज जान लीजिए इस वीडियो में कि विशिष्ट बालक मतलब ये सारे के सारे जो कैडर में हमने बनाए हैं, ये सब क्या है, ये विशिष्ट बालक के प्रकार ही है। और जब एक समावेशी शिक्षा की जाती है, जब डिफरेंट लर्नर्स को, व्यक्तिगत विभिन्नताओं वाले अलग अलग अधिगमकर्ताओं को जब हम एक साथ समूह में रखकर पढ़ाते हैं, तो उसमें ये इस तरह के विशिष्ट प्रकार के बालक भी उन्हीं में से होते हैं। ठीक है, सामान्य बालक के बीच में ही आपको विशिष्ट प्रकार के बालक भी दिख जाएंगे। एक क्लासरूम में एक आधा विशिष्ट प्रकार का बालक तो होता ही है, एंड दैट कैन बी प्रतिभाशाली, सृजनशील, वंचित, पिछड़े हुए, मंदित, विशेष योग्य या फिर अपराधी बालक। अब इन सारे बालकों की डिटेल हम जानेंगे और हमें पता चलेगा कि कैसे कैसे हमें एग्जाम में क्वेश्चंस हैंडल करने हैं और फिर पोस्टिंग के बाद बच्चों को कैसे हैंडल करना है। तो ये दोनों तरीके आपको इस चैप्टर के माध्यम से समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम कि इस तरह विशिष्ट प्रकार में हमें और आगे क्या डिटेल्स जाननी है। सबसे पहले आया आपका जीनियस। ठीक है, पार्ले जी, जी मतलब जीनियस। तो यहाँ पर ये जीनियस बालक जो है, इसकी परिभाषा क्या है? प्रतिभाशाली बालक। प्रतिभाशाली बालक में देखें, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि बाद में मैं इस पे फिर मार्क कर दूंगी अंडरलाइनिंग्स एंड ऑल। प्रतिभाशाली बालक वो बालक होते हैं जिनकी औसत बुद्धि लब्धि काफी अधिक होती है, 140 के पार। तो टर्मन ने जो आपका वो जो फ्लो चार्ट दिया है, उस टेबल में भी आप याद रख सकते हैं कि 140 से ज्यादा वाले प्रतिभाशाली बालक होते हैं। फिर क्या होता है, अब इन प्रतिभाशाली बालकों के कैरेक्टरिस्टिक्स को हम जानेंगे। ये प्रतिभाशाली बालक, दीज जीनियस स्टूडेंट्स, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स डू दे परसिस्ट? यहाँ पर इनके पास होता है अमूर्त विषयों में इनकी रुचि होती है। अक्सर जो जीनियस स्टूडेंट्स होते हैं उनकी रुचि किस में ज़्यादा होगी? अमूर्त विषयों में होगी। यानी कि मूर्त विषय जो उनको दिखाए जाएंगे, जो कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स उनको दिखाए जाएंगे, उसमें उनकी जो इंटरेस्ट है, रुचि है, वो ज़्यादा नहीं होगी। इनकी सबसे ज़्यादा रुचि किस में होगी? अमूर्त विषयों में होगी। जीनियस स्टूडेंट्स, तो जीनियस स्टूडेंट्स में हमारे भारतीय परिवेश में सबसे अच्छा नाम हम जानते हैं, दैट इज कॉल्ड रामानुज। अब इनकी अमूर्त विषयों में रुचि ज्यादा थी कि थीटा क्या होता है, यहाँ पर सिग्मा साइन का मतलब क्या होता है, ऑपरेशंस क्या होते हैं। फिर इन्होंने नए नए फॉर्मूले इजाद किए, वो सब क्या थे? ये इनकी अमूर्त कल्पनाएं थी। तो यहाँ पर ये अमूर्त विचारों से लेस होते हैं प्रतिभाशाली बालक। फिर इनकी अंतर्दृष्टि, हम अंतर्दृष्टि का सिद्धांत पढ़ चुके हैं, कॉफका और कोहलर का। अंतर्दृष्टि को भी हम क्या कहते हैं? सूझबूझ का सिद्धांत। अंतर्दृष्टि को ही हम क्या कहते हैं? इनसाइट थ्योरी। तो यहाँ पर इनकी जो इनसाइट होती है, इनकी जो अंतर्दृष्टि होती है, इनका जो सूझबूझ होती है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, बहुत अधिक मात्रा में होती है। अंतर्दृष्टि इनकी बहुत फैबुलस होती है। फिर ये अमूर्त विषयों में रुचि रखते हैं और इनका जो शब्द भंडार है वो बहुत ज़्यादा एनरिच्ड होता है। इनका जो भाषात्मक शब्द भंडार है, जो लैंग्वेज से रिलेटेड जो वोकैब सेक्शन है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, ये तो हो गए प्रतिभाशाली बच्चों के कैरेक्टरिस्टिक्स। अब
इनको कैसे हैंडल करना है आपको, तो विस्तृत पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्रतिभाशाली बालक है, ठीक है होगा, अपने घर पे बनना प्रतिभाशाली बालक, यहाँ क्लासरूम में सब एक जैसे हैं, ठीक है, एक भारत और एक विकास, तो यहाँ पर वो वाला कल्चर आप नहीं अपनाएंगे। आप क्या करेंगे, प्रतिभाशाली बालक के लिए विशिष्ट पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए। कुछ स्पेशल सिलेबस ऐसे बच्चों के लिए बनाना चाहिए जो कि अमूर्त विषयों में रुचि रखते हैं, जिनकी अंतर्दृष्टि बहुत अच्छी है, जिनका शब्द भंडार बहुत ही ज्यादा फैबुलस है, तो उनके लिए विशिष्ट पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। और इस विशिष्ट पाठ्यक्रम को हम कहते हैं त्वरित पाठ्यक्रम। तो अब अगर एग्जाम में इस तरह की हिंदी का लेवल आ जाए कि त्वरित सिलेबस, इंस्टेंट सिलेबस किसके लिए बनाया जाता है, कौन से अधिगमकर्ताओं के लिए त्वरित पाठ्यक्रम जो है वो उपयोगी सिद्ध होगा, तो आपका आंसर होगा प्रतिभाशाली बालक। और त्वरित पाठ्यक्रम होता क्या है, त्वरित पाठ्यक्रम यानी कि प्रतिभाशाली बच्चों के लिए बनाया गया विशिष्ट तरह का पाठ्यक्रम। उन्हीं के सोच को, उन्हीं के लेवल को, उन्हीं के स्टैंडर्ड को मद्देनजर रखते हुए जब कोई सिलेबस डिजाइन किया जाता है तो उसको हम कहते हैं त्वरित पाठ्यक्रम, राइट। तो यहाँ पर उच्च कोटि के अनुभव उनको इस सिलेबस के माध्यम से दिए जाते हैं, क्योंकि उनकी रुचि किसमें है, अमूर्त विषयों में। इसलिए जब अमूर्त विषयों में उनकी रुचि होगी तो ये जो पाठ्यक्रम है इससे रिलेटेड एक्सपीरियंसेस भी कैसे होने चाहिए, बहुत ही ज्यादा हाई प्रोफाइल, उच्च कोटि के अनुभव उन्हें दिए जाने चाहिए। जैसे कि क्लास में इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है, इंडस्ट्रियलाइजेशन उसका टॉपिक चल रहा है, तो बच्चे तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के आंसर्स में ही परेशान हो रहे हैं कि इतना लंबा आंसर कैसे याद करेंगे, क्या करेंगे, इसको हमें समझ में भी नहीं आ रहा है, प्लस इसके जो वर्डिंग्स हैं, जो टर्मिनोलॉजी है बहुत टफ है, तो आधे बच्चे तो वहीं ढेर हो जाएंगे। लेकिन ये प्रतिभाशाली बालकों के लिए ऐसे पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए जिसमें आप इंडस्ट्रीज में ले जाकर उनको बता रहे हैं। ये तो औसत बच्चों को भी बताते हैं, लेकिन जो इंडस्ट्रीज में जाकर उनको बता रहे हैं उससे रिलेटेड आप ये भी बोल सकते हैं कि भाखड़ा नांगल बांध को जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा है, मतलब उनकी क्लास कौन सी है, उसकी क्लास से कई आगे बढ़कर हाई प्रोफाइल एक्सपीरियंसेस आप उन्हें दे सकते हैं। प्लस उन्हें आप ये भी बता सकते हैं कि यहाँ पर ये जो शक्कर का निर्माण हो रहा है, ये चुकंदर से चीनी यहाँ पर बनाई जाती है, यहाँ पर इस टाइम में ये प्लांट लगाया गया था, मतलब ऐसे हाई प्रोफाइल एक्सपीरियंसेस आप उन्हें बता सकते हैं जो कि एक औसत बच्चे को नहीं बताए जाते, लेकिन आप प्रतिभाशाली बच्चों को ये सब बता सकते हैं बिकॉज दे कैन एब्जॉर्ब दिस काइंड ऑफ लेवल, दिस काइंड ऑफ स्टैंडर्ड कैन बी एब्जॉर्ब्ड बाय देम। क्यों? क्योंकि उनकी अंतर्दृष्टि और उनका शब्द भंडार और उनकी अमूर्त विषयों में रुचि बहुत ज़्यादा अधिक है। इस वजह से जब आप उनको सोलर सिस्टम से रिलेटेड बहुत सारे प्लैनेट्स के बारे में जब बताएंगे और बताएंगे कि सूर्य एक तारा है और उसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैस जो है उसकी प्रचुरता है, प्लस यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है, अब उनको आप न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन से डिफरेंस समझा रहे हैं, तो ये अमूर्त विषयों में भी बहुत ज़्यादा पारंगत हो जाते हैं। इन्हीं को कहते हैं हम प्रतिभाशाली बालक, दे आर दी जीनियस स्टूडेंट्स, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं इन डिफरेंट लर्नर्स में हमें दूसरा प्रकार और कौन सा पढ़ना है। तो सेकंड आपका आता है सृजनशील बालक, क्रिएटिव स्टूडेंट्स। ये क्रिएटिव स्टूडेंट्स जीनियस स्टूडेंट्स से कैसे अलग होते हैं वो हम देखेंगे, लेकिन पहले इनकी जन्म पत्री देख लें। सृजनशील बालक, इनका सूक्ष्म निरीक्षण किया जाना चाहिए। जो भी बालक क्रिएटिव हैं वो अचानक से क्रिएटिव, उसके माथे पर साइन बोर्ड जैसे नहीं लिखा होगा दैट आई एम क्रिएटिव। यू हैव टू सर्च, यू हैव टू फाइंड आउट इन द क्लास दैट विच स्टूडेंट इज क्रिएटिव, ठीक है। और ये एक्टिविटी आपको कैसे पता चलेगी कि कौन सा बालक सृजनशील है, जब आप उसको ऑब्जर्व करेंगे। एक सूक्ष्म निरीक्षण किया जाना चाहिए और उस सूक्ष्म निरीक्षण से आपको पता चला दैट दिस चाइल्ड इज क्रिएटिव इन नेचर, ठीक है। वो कैसे पता चलेगा, जैसे मैं चौक से लिख रही हूँ, मेरा हाथ बहुत खराब हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा वाइट पाउडर उससे उड़ता है तो मेरे फेस पे और ज़्यादा वाइट पाउडर लग जाता है, ऑलरेडी तो मैं लगा के आती हूँ और ज़्यादा वाइट पाउडर लग जाता है। तो इस समस्या से मुक्त करने के लिए एक बच्चा जो है मुझे क्या ला के देता है, एक चौक कवर ला के देता है, और चौक कवर उसने खुद ने बनाया है, हैंडमेड है, और उस चौक कवर से अब वो वाइट पाउडर जो है वो हवा में नहीं उड़ता है। सो व्हाट इज दैट? दैट इज
क्रिएटिविटी। और ये क्रिएटिविटी अगर उस बच्चे ने की है तो आपको ऑब्जर्व करना चाहिए। यूं नहीं कि फटाफट ले लिया, हाँ अच्छा कवर है, बढ़िया बना के लाया तू, कल और बना के लिया ना 2-4, और यहाँ पर आप अपना काम करने लग गए। इस तरह का एटीट्यूड आपका नहीं होना चाहिए। आप उसको अप्रिशिएट करेंगे कि अरे वाह, आपने अपने हाथ से बनाया है, हैंडमेड है ये, वाह सच अ ब्यूटीफुल चॉक कवर इज देयर, और इससे बहुत सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी, क्या बात है, आपने बहुत अच्छा सृजनशील उदाहरण दिया। तो इस तरह से उसे अप्रिशिएट भी करेंगे। तो यहाँ पर आपका ऑब्जर्वेशन होना चाहिए इन क्रिएटिव स्टूडेंट्स के लिए। प्लस ये क्रिएटिव स्टूडेंट्स जो होते हैं, इनमें सबसे बड़ी बात होती है कि इनमें मौलिकता होती है। ये कहीं से कट कॉपी पेस्ट करके और फिर आपको कुछ अगर निर्माण करके दे रहे हैं, कुछ अगर ऐसा एग्जाम्पल पेश कर रहे हैं, तो ये कैसे होंगे? ये क्रिएटिव स्टूडेंट्स सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं? इन्वेंशंस कर रहे हैं, क्रिएशंस कर रहे हैं, और ये क्रिएशंस इनके खुद के होंगे। किसी से कट कॉपी पेस्ट करके गूगल पर देखकर ये आइटम नहीं बनाएंगे। ये जो भी चीज़ बनाएंगे, जिस वस्तु का निर्माण करेंगे, इसमें उनकी खुद की कल्पना जो होगी वो निहित होगी। तो दे आर बेसिकली मौलिक, ठीक है, ये इनका खुद का होगा, कट कॉपी पेस्ट नहीं होगा। तो जो भी क्रिएशन इनका खुद का है, ये सृजनशील बालक खुद ही अपनी कल्पनाओं के माध्यम से, मौलिक विचारों के माध्यम से वस्तुओं का निर्माण करते हैं। और ये बहुत ज़्यादा क्यूरियस भी होते हैं, जिज्ञासामय प्रवृत्ति होती है इनकी, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं चीज़ों को जानने में। और जब ये क्यूरियस होंगे तो वो चीज़ों को जानेंगे, और जानने के बाद में उसका मॉडिफिकेशन, उसको मॉडिफाइड, उसको परिष्कृत करने की क्षमता भी इनमें होती है। इसीलिए ये हर चीज़ के प्रति जिज्ञासा रखते हैं और समस्याओं के प्रति संवेदनशील होते हैं। अब इनको अगर आप बताते हैं कि देखिए यहाँ पर पॉल्यूशन हमारे समाज में कितना ज़्यादा बढ़ रहा है, कार्बन एमिशन कितना ज़्यादा हो रहा है, और सबसे ज़्यादा यूज़ जो है वो प्लास्टिक का है। प्लास्टिक जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है, तो इस प्लास्टिक को हमें अवॉइड करना चाहिए। आजकल हमारे जीवन में, पूरे जीवन में प्लास्टिक समाहित हो गया है, इतना ज़्यादा हर चीज़ जो है वो प्लास्टिक की बनी हुई है, और प्लास्टिक जो है वो हज़ारों करोड़ों वर्षों तक भी ऐसा का ऐसा रहता है, उसका क्षय नहीं होता, वो डिग्रेड नहीं होता, एंड दैट इज कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। इसको जीवाणुओं के द्वारा और अन्य कीटाणुओं के द्वारा भी खाया नहीं जा सकता। तो प्लास्टिक यहाँ पर हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है। इस तरह की बातें मैंने जब की, तो ये क्रिएटिव बालक जो है ये क्या करेंगे? इस समस्या के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो जाएंगे कि हाँ बात तो सही है, लेकिन मैं यहाँ पर मौलिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से प्लास्टिक को किस तरह से कम कर सकता हूँ, उस तरह के विचार उस बच्चे में आने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो हर समस्या के प्रति कैसा होगा? संवेदनशील होता है। ये एक सृजनशील बालक के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब आपको करना क्या है? इनको जो रेमेडी देनी है, इनका जो उपचार देना है, या इनको जो इनिशिएटिव देना है, वो ये है कि विकास हेतु मस्तिष्क उद्वेलन की पद्धति अपनाई जाए। The kind of system which you have to follow for creative students is brainstorming। जब आप मस्तिष्क उद्वेलन की स्थिति करते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग, मस्तिष्क उद्वेलन जो है वो ऑसबॉर्न द्वारा ये जो टर्म है वो दिया गया है। और इस ब्रेनस्टॉर्मिंग में होता क्या है? बिना किसी बाधा के, बिना किसी आलोचना के आप स्वतंत्र रूप से सोच सकते हैं और स्वतंत्र रूप से निष्कर्षों तक पहुंच सकते हैं। तो यही स्वतंत्र सोच तो सृजनशील बालकों की होती है। दे वॉन्ट टू क्रिएट सम न्यू इनोवेटिव आइडियाज। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि मस्तिष्क उद्वेलन की पद्धति कौन से व्यक्तिगत विभिन्नताओं वाले बालक के लिए सबसे बेस्ट, सबसे उपयुक्त रहेगी, सो दैट इज कॉल्ड क्रिएटिव स्टूडेंट्स। सृजनशील बालकों के लिए मस्तिष्क उद्वेलन की जो स्थिति है वो बहुत ही बेस्ट पद्धति मानी जाएगी। वाई? क्योंकि वो समस्याओं के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। इफ़ एनी प्रॉब्लम इज डायग्नोस्ड इन फ्रंट ऑफ देम, उनको बताया जाता है कि देखिए प्लास्टिक से क्या क्या हो रहा है, कितना खतरनाक है ये प्लास्टिक, लंग कैंसर तक कर सकता है ये प्लास्टिक अगर इसे जलाया जाए। तो यहाँ पर ये फ्यूम्स जो हैं ये पीपीएम में जो है वो सर्कुलेट होते रहते हैं, पार्टिकुलेट पर मैटर। तो यहाँ पर ये जो पीपीएम वाला जो टर्म है इसको समझने की कोशिश करेंगे आप। सस्पेंडेड पार्टिकल मैटर्स क्या होते हैं, पार्टिकुलेट मैटर्स क्या होते हैं, प्लस ये हवा में भी डिसॉल्व नहीं होते, ये क्या होते हैं? सर्कुलेटरी मोशन में घूमते रहते हैं। बहुत ही ज़्यादा इनका जो माइक्रोन्स का जो साइज होता है वो माइक्रोन से भी कम होता है। तो इस वजह से ये लंग कैंसर
की संभावना को बढ़ा देते हैं। ये सब चीजें समझने की कोशिश वो करेंगे बिकॉज दे हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्यूरियोसिटी, दे हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, दे हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिविटी। तो इस वजह से मस्तिष्क उद्वेलन, बार बार आपने किसी विषय पर, किसी समस्या पर इनको ब्रेनस्टॉर्मिंग यानी कि उद्वेलन कराया कि क्या किया जा सकता है इस प्लास्टिक की समस्या को दूर करने के लिए, पॉल्यूशन कम करने के लिए, तो ये सारी चीजें ये खुद सोचेंगे और मंथन करने के बाद ये अपने मौलिक रूप में आपको प्रस्तुत करेंगे कि कैसे इस प्लास्टिक की समस्या से निजात पाई जाए। ठीक है, तो यहां पर जीनियस बालक और सृजनशील बालक में क्या डिफरेंस होगा। अब अगर क्वेश्चन आ जाए कि कोई बालक प्रतिभाशाली बालक है और कोई सृजनशील है, तो दोनों में डिफरेंस बताइए, दोनों में डिफरेंस क्या होगा। तो सृजनशील बालक जो है, जो क्रिएटिव बालक है, वो तो क्या होगा, सभी क्षेत्रों में, विभिन्न आयामों में वो सोच सकता है। लेकिन जीनियस बालक जो है वो विभिन्न आयामों में न सोचकर कैसे सोचता है, वो एक पर्टिकुलर फील्ड में ही जीनियस होता है। आई बात समझ में। सृजनशील बालकों में समायोजन की अद्भुत क्षमता होती है। अक्सर प्रायः देखा जाता है कि जो भी सृजनशील बालक हैं वो एडजस्टमेंट बहुत शानदार तरीके से करते हैं, उनमें मौलिकता पाई जाती है, वो जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं, समस्या समाधान की प्रकृति रखते हैं। तो वैसे ही ये जो जीनियस बच्चे हैं इनमें समायोजन की क्षमता जो है वो प्रायः नहीं देखी जाती है। एक बात तो ये हो गई। और दूसरी, जीनियस बच्चे जो हैं वो किसी एक प्रॉपर फील्ड में ही जीनियस होते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं। लेकिन समायोजन वाले बच्चे, सृजनशील वाले बच्चे एक प्रॉपर क्षेत्र में जीनियस न होकर सभी क्षेत्रों में अपना मस्तिष्क उद्वेलन की पद्धति अपनाते हैं। यानी कि सारे क्षेत्र, ये क्षेत्र हो गया, ये क्षेत्र हो गया, ये क्षेत्र हो गया, सारे क्षेत्रों में वो अपनी क्रिएटिविटी यूज करते हैं, अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग जो क्यूरियोसिटी है वो यूज करते हैं। लेकिन जीनियस बालक सिर्फ और सिर्फ किसी एक क्षेत्र विशेष में ही जीनियस होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको। समायोजन वाले बालक कैसे होंगे, सारे क्षेत्रों में वो कुछ ना कुछ क्रिएटिव अपना जो पद्धति है वो यूज करेंगे। लेकिन जीनियस बालक जो होंगे वो सारे क्षेत्रों में अपनी क्रिएटिव पद्धति यूज ना करके क्या करेंगे, किसी एक क्षेत्र विशेष में ही जीनियस होंगे। सचिन तेंदुलकर एक क्षेत्र विशेष में ही जीनियस है, बिल गेट्स एक क्षेत्र विशेष में ही जीनियस है, फिर आपके पीएम मोदी एक क्षेत्र विशेष में ही जीनियस हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं क्षेत्र विशेष में कोई पारंगत अगर आपने हासिल किया है, कुछ विशेष सिद्ध हस्त हैं आप, सो दैट इज कॉल्ड जीनियस। लेकिन दूसरे क्षेत्रों में आप औसत भी नहीं है तो उसको हम कहेंगे जीनियस। लेकिन सृजनशील बच्चे जो होते हैं, सृजनशील लोग जो होते हैं वो किसी एक विशेष क्षेत्र में नहीं, वो समाज के हर क्षेत्र में, हर पहलू में, हर आयाम में सिद्धहस्त तो नहीं होते लेकिन क्रिएटिव होते हैं, तो उनको हम कहेंगे सृजनशील बालक। नेक्स्ट देखते हैं और कौन सी कैटेगरी हमें याद करनी है, पिछड़े बालक। अब ये बैकवर्ड स्टूडेंट्स जो हैं, ये बैकवर्ड स्टूडेंट्स वो नहीं है जो क्लास में लास्ट बेंच पे बैठते हैं। बैकवर्ड स्टूडेंट्स वो हैं जो सामाजिक और आर्थिक, जो औसत कार्य, ये औसत कार्य नहीं कर पाते। ये पिछड़े बच्चे वो होते हैं जो कि एक एवरेज स्टूडेंट्स जितना कार्य कर लेता है वो उतना कार्य भी नहीं कर पाते हैं, उसको हम कहते हैं बैकवर्ड स्टूडेंट्स। फिर मंद बुद्धि हो ये आवश्यक नहीं है। ये कथन आपसे दिया जा सकता है कि पिछड़े बालक हमेशा मंद बुद्धि होते हैं, जरूरी नहीं है। पिछड़े बालक, यह आवश्यक नहीं है कि वो मंद बुद्धि भी हों, पर हाँ मंद बुद्धि एक कारण हो सकता है, पिछड़ेपन का एक कारण हो सकता है, एक आयाम हो सकता है कि वो मंद बुद्धि है। लेकिन सारे के सारे पिछड़े बालक मंद बुद्धि हैं, ये कथन सरासर गलत है। ठीक है, तो ये आवश्यक नहीं है कि पिछड़े बालक मंद बुद्धि हों। सामान्य श्रेष्ठ में भी पिछड़ापन पाया जाता है। अब देखिए, अगर मंद बुद्धि बालक ही पिछड़े होते तो सामान्य बालक और श्रेष्ठ बालक में भी पिछड़ापन पाया जाता है। तो ये कैसे कहते फिर आप, क्योंकि मंद बुद्धि बालक तो पिछड़े होते हैं, तो फिर इसमें सामान्य और श्रेष्ठ बालक कैसे आ गए? श्रेष्ठ बालक भी पिछड़े हुए होते हैं, श्रेष्ठ बालक भी बैकवर्ड स्टूडेंट्स की कैटेगरी में आते हैं। कैसे देखते हैं। उपलब्धि की मात्रा स्वाभाविक योग्यता की तुलना में कम होती है। इनका जो अचीवमेंट है वो अचीवमेंट कैसा होता है? स्वाभाविक योग्यता।
जो नॉर्मल अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग जो अचीव कर लेते हैं बच्चे, ये उसको भी अचीव नहीं कर पाते हैं, उसको हम कहते हैं पिछड़े बालक। और इन पिछड़े बालकों में सामान्य और श्रेष्ठ बालक भी आते हैं। कैसे, इसको देखें हम। पिछड़ापन, जैसे एक एड में हॉर्लिक्स का एड या कुछ ऐसा दूध का एड आता है कि यहाँ पर बादाम जो है उसको पानी का साथ मिलता है, लेकिन बच्चे के विकास के वर्षों में दूध अकेला। क्यों? तो यहाँ पर इसी तरह से ये जो पिछड़े बालक है इसमें सामान्य और श्रेष्ठ बालक भी आते। क्यों? तो उसका कारण यहाँ पर है ये पिछड़ेपन में सामान्य और विशिष्ट में। देखिए, सामान्य और विशिष्ट में कैसे, सामान्य बालक जो होंगे वो सभी विषयों में अगर उपलब्धि हासिल नहीं कर रहे, सभी विषयों में उनके बहुत कम नंबर आते हैं, तो उसको हम कहेंगे सामान्य पिछड़ापन। वो थोड़े से बैकवर्ड है, इतना जल्दी स्लो लर्नर जिसको हम कहते हैं, इतना जल्दी वो लर्न नहीं कर पाते, हर काम में थोड़े से बैकवर्ड रहते हैं, वो हर सब्जेक्ट में वो कम ही नंबर आते हैं उनके। सो दैट इज कॉल्ड सामान्य पिछड़ापन। और विशिष्ट पिछड़ापन क्या होगा, जैसे एक दो विषयों में ही कम नंबर आते हैं, बाकी वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। सिर्फ मैथ्स और साइंस में कम नंबर आते हैं इसके मैडम, बाकी सारे सब्जेक्ट में ये बहुत अच्छे नंबर लाता है। तो व्हाट इज दैट, विशिष्ट पिछड़ापन। जैसे कि हमने देखा, रामानुज वाली मूवी आपने देखी हो, और अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। बहुत ही ज़्यादा इंटेलेक्चुअल मूवी है वो, बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल मूवी है, और बहुत ज़्यादा सीखने के लिए उसमें कंटेंट दिए गए हैं। तो यहाँ पर रामानुज वाली मूवी में बताते हैं कि वो जो रामानुज है वो सिर्फ और सिर्फ मैथ्स के सब्जेक्ट में टॉप करता है और बाकी सारे सब्जेक्ट में फेल हो जाता है। तो ये क्या हुआ, उसका विशिष्ट पिछड़ापन हुआ। सही बात है ना, कि मैथ्स के सब्जेक्ट में तो वो टॉप कर रहा है पूरी क्लास में, और बाकी सारे सब्जेक्ट में वो फेल हो चुका है, पास भी नहीं हो पाया, इतने नंबर भी नहीं आए। सो दैट इज कॉल्ड विशिष्ट पिछड़ापन। तो ये विशिष्ट पिछड़ापन में क्या होता है कि एक दो विषयों में कम नंबर आते हैं आपके, या फिर ज़्यादा विषयों में कम नंबर आते हैं, और एक विषय में आप बहुत ज़्यादा जीनियस हैं। तो जीनियस की तो परिभाषा ही हमने ये देखी थी, क्या कि जीनियस व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ एक क्षेत्र में सिद्धहस्त होते हैं, जबकि सृजनशील बालक हर क्षेत्र में कुछ न कुछ नया करने की, मौलिक करने की सोचते हैं। तो यहाँ पर ये जो विशिष्ट पिछड़ापन है, इसमें सिर्फ एक दो विषयों में या एक से ज़्यादा विषयों में आपके कम नंबर आते हैं, लेकिन कुछ विषयों में आपके अच्छे नंबर आते हैं। सो दैट इज कॉल्ड विशिष्ट पिछड़ापन। अब देखिए, यहाँ पर मैंने टर्मन का टेबल जो है वो अप्लाई नहीं किया है, आपके जो ये बुद्धि लब्धि का जो रेंज बताइए वो अप्लाई नहीं करी है, कुछ भी मैंने यहाँ पर अप्लाई न करते हुए सिंपली बातों को समझाने की कोशिश की है कि पिछड़े बालक की परिभाषा क्या होगी, वंचित बालक की परिभाषा क्या होगी, या प्रतिभाशाली बालक आप किसे परिभाषित करेंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि बहुत सारी कैटेगरीज जो है उसको क्लासिफाई करना हमें आना चाहिए, और ये चीज़ न सिर्फ आपके एग्जाम में काम आएगी, बल्कि आपके जो स्कूल का जो पोस्टिंग होने के बाद जो स्कूल में आप फेस करेंगे बच्चों को, उनमें भी उन बच्चों को समझने के लिए भी ये चीज़ आपके काफ़ी काम आने वाली है। तो देखते हैं नेक्स्ट कौन सा याद करना है। नेक्स्ट आपको देखना है वंचित बालक, डिप्राइव्ड स्टूडेंट्स। ये सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े होते हैं। EWS कैटेगरी जो आपने देखी, तो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग, बच्चे वंचित बच्चे कहलाते हैं। ये कैसे होते हैं, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, अल्प भाषात्मक, इनकी भाषा का जो भंडार है, जैसे प्रतिभाशाली बालकों में देखा इनका भाषा का भंडार बहुत उच्च कोटि का होता है, वैसे ही वंचित बालक जो हैं ये कैसे होते हैं, इनकी भाषा का भंडार बहुत कम होता है, अल्प भाषात्मक, चुनिंदा शब्द ही ये जानते हैं। पूर्वाग्रहों से ग्रसित होते हैं। पूर्वाग्रहों से ग्रसित मतलब ये जजमेंटल होते हैं, ये बायस्ड होते हैं। पूर्वाग्रहों से मतलब पहले जो कुछ भी हुआ है उस चीज़ को ये भूल नहीं पाते, और फ्यूचर की कंडीशंस का कयास भी ये किस आधार पर लगाते हैं, अपने पास्ट के आधार पर, अपने पास्ट जो एक्सपीरियंसेस इनके रहे हैं उस आधार पर ये भविष्य का जो है वो कयास लगाते हैं। तो ये पूर्वाग्रहों से ग्रसित होते हैं, और इनमें भय भी अधिक होता है, ये डरते भी बहुत ज़्यादा है। फियर फैक्टर जो है वो कौन से बच्चों में होगा, वंचित बालकों में होगा, जो कि सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं।
अब इन वंचित बालकों में से आपने देखा है कि कोई बहुत अच्छा इसका फ्रेंड बन गया, ठीक है, वो फ्रेंड जो है वो इलीट क्लास से, बहुत पैसे वाला है, और उस पैसे वाले घर में जाकर ये वंचित बालक जो है ये खेल खेल रहा है, और उसी खेल में उसने बहुत ज़्यादा टेंट्रम देखा कि कोई बहुत सुंदर सा खिलौना उसके घर में रखा हुआ है, वो खिलौना उसने चोरी कर लिया, और चोरी करने के बाद वापस उसने रख दिया। क्यों? क्योंकि भय अधिक है, हद से ज़्यादा उसको डर लगता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि उसकी ऐसी पिटाई होगी, उसका जूसर मिक्सर ग्राइंडर निकाल दिया जाएगा। अब वो उस खिलौनों का घर नहीं ले जाना चाह रहा, सिर्फ उसको टच करके देखना चाह रहा है कि कितना सुंदर खिलौना है, फिर भी उसको टच करने में उससे डर लग रहा है। क्यों? क्योंकि वो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा बालक है। इवन वहाँ पर जो आंटी है वो उसे कह रही है कि अरे यू कैन प्ले विद दिस टॉय इफ़ यू वांट, बट वो बच्चा खेल ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि उसके मन में भय व्याप्त है। तो वो बच्चा कैसा होगा? वो होगा वंचित बालक। ठीक है, तो यहाँ पर करना क्या है फिर हमें? वंचित बालक के लिए पर्याप्त अभ्यास कराना है। उसको जब आप पढ़ाएंगे वंचित बालक को, तो आपको कंसिस्टेंटली, रेगुलरली, विदाउट स्टॉपिंग उसको क्या कराना होगा? अभ्यास कराना होगा, एक्सरसाइज करानी होगी। और एक्सरसाइज वो पीटी वाली नहीं, एक्सरसाइज यानी कि बार बार पढ़ने में उसको क्या करना होगा? पुशअप करना होगा, बार बार रिपीटेडली उससे क्वेश्चंस पूछने होंगे, बार बार उससे चीज़ें सॉल्व करवानी पड़ेगी। तो वंचित बालकों को बार बार ये सब चीज़ें क्यों करवाई जा रही है? ताकि उसका जो भय है वो क्या हो जाए? समाप्त हो जाए। बार बार उद्दीपक और अनुक्रिया जो पावलव में एक्सपेरिमेंट में पेश किया जाता है तो एक अनुबंधन बन जाता है। वैसे ही बार बार जब अभ्यास किया जाएगा तो उस बच्चे के मन से जो भय है वो निकल जाएगा, और वो अपने आप को औसत समझने लगेगा कि हाँ, जैसे दूसरे कर सकते हैं वैसे मैं भी इस तरह के विषय वस्तु को समझ सकता हूँ। समावेशी शिक्षा उसके लिए बहुत उपयोगी है, जो कि हमने वेरी फर्स्ट जो परिभाषा पढ़ी थी, इंक्लूसिव एजुकेशन, सबसे बेस्ट किसके लिए रहेगी? वंचित बालकों के लिए रहेगी। क्योंकि वंचित बालक की परिभाषा में हमने क्या पढ़ा? सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े बालक, जो समाज में इतने अच्छे पद पर नहीं है, पिछड़े हुए हैं, आर्थिक रूप से ग्रसित है, इतने अच्छी पोजीशन पे नहीं है। जब उनको हम समावेशी शिक्षा कराएंगे, यानी कि दूसरे हर स्टैंडर्ड के बच्चों के साथ उनको मिक्सअप कर देंगे, तो वो बहुत अच्छा पढ़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका जो भय व्याप्त है समाज से संबंधित, वो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उनमें जो पूर्वाग्रह है कि नहीं मैं बहुत गरीब हूँ इसलिए मुझे इन लोगों के साथ नहीं बैठना चाहिए, वो सारी बातें समाप्त हो जाएगी। और ये कैसे होगा? ये होगा इंक्लूसिव एजुकेशन एग्जीक्यूट करने पर। ठीक है, फिर सहगामी क्रियाएं भी बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती हैं इन वंचित बालकों को, जो कि समाज के ट्रैक से अलग हैं, ऑफलाइन चल रहे हैं, उनको ऑनलाइन लाने के लिए सहगामी क्रियाएं यानी कि करिकुलर एक्टिविटीज़, जब करिकुलर एक्टिविटीज़ इन्हें कराई जाएंगी, दूसरे बच्चों के साथ खेल खिलाए जाएंगे, तो इनमें सहभागिता की भावना बढ़ेगी, भय कम होगा, और ये भी एक समाज का अभिन्न हिस्सा बन जाएंगे। क्योंकि पहले क्या पढ़ा था हमने? सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए। अब ये जो वंचित बालक हैं, ये समाज में जो पिछड़े हुए हैं, ये समाज की मुख्य धारा में आ जाएंगे। मैं आपको बहुत सारी व्यक्तिगत विभिन्नता वाले बच्चों के नाम बता रही हूँ, प्लस उनके जो स्टैंडर्ड है वो बता रही हूँ, उनका कैडर बता रही हूँ, उनका ग्रुप बता रही हूँ, और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ में रेमेडी भी हम देख रहे हैं कि क्या किया जाना चाहिए अगर कोई बालक वंचित है, क्या किया जाना चाहिए अगर कोई बालक प्रतिभाशाली है। तो हम देख रहे हैं विशेष योग्यता वाले बालक, तो हम देख रहे हैं स्पेशली एबल्ड चाइल्ड। अब ये स्पेशली एबल्ड चाइल्ड मतलब क्या होता है? शरीर रचना और विकास में कमियां होती हैं, कुछ ना कुछ शरीर में विकृति होगी और इनके विकास में भी कुछ ना कुछ कमी पाई जाएगी। जब इनके शरीर में कुछ न कुछ विकृति पाई जाती है तो उसे हम कहते हैं विशेष योग्य बालक या स्पेशली एबल्ड चाइल्ड। इनके विकास में भी कुछ न कुछ कमी रह जाती है, जिसकी वजह से ये बालक इस ग्रुप में आ जाते हैं। तो ये तो हो गई परिभाषा। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इनको परेशानी क्या होती है। व्हेन दे आर स्पेशली एबल्ड चाइल्ड, तो इनको सामाजिक और संवेगात्मक समायोजन में परेशानी होती है। किसमें प्रॉब्लम होती है इनको? इमोशनल और सोशल एडजस्टमेंट में इनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। कौन से बच्चों को? विशेष योग्यता वाले बालकों को।
शारीरिक रूप से विकलांग होते हैं तभी इन्हें स्पेशली एबल्ड कहा जाता है। When some problem is there related to their physical abilities, then only they are called special child. तभी आप उसे कहेंगे विशेष योग्यता वाले बालक, शारीरिक रूप से विकलांग। अब इसमें आता है, मैंने दो कैटेगरी बनाई है कि शारीरिक रूप से विकलांग बालकों में हमारे क्वेश्चन जो पेपर में अक्सर देखा जाता है वो दो तरह से आता है। एक तो क्या कि आप मानसिक रूप से विकलांग हैं जिसका प्रभाव आपके शरीर पर पड़ रहा है, या फिर आप मानसिक रूप से तो ठीक है लेकिन मानसिक क्षमताओं में कुछ ऐसी विकृतियां आ गई हैं जिसकी वजह से आपकी बॉडी जो है वो हैंडीकैप हो चुकी है, तो उसे भी आप स्पेशली एबल्ड चाइल्ड में रखेंगे। तो ये कौन से दो कैटेगरीज हैं देखें। सबसे पहले आपसे जो क्वेश्चन पुट अप हुआ है वो इससे रिलेटेड हुआ है, दैट इज कॉल्ड सेरिब्रल पाल्सी। ये सेरिब्रल पाल्सी क्या है? ये एक तरह का प्रमस्तिष्क घात इसको कहते हैं और इसमें लोकोमोशन में कठिनाई होती है, यानी कि शारीरिक गतिविधियों को करने में आपको कठिनाई महसूस होगी। सो दैट प्रॉब्लम इज कॉल्ड सेरिब्रल पाल्सी प्रॉब्लम, जो कि शारीरिक गतिविधियों को आप समुचित रूप से नहीं कर पाएंगे। एज वेल एज इसमें प्रॉब्लम क्या है कि आपके माइंड के दोनों हिस्से विकृत हो चुके हैं। सेरिब्रल मीन्स बोथ दी पार्ट्स, द लेफ्ट ब्रेन एंड द राइट ब्रेन, दोनों पार्ट्स में क्या है, कुछ ऐसी विकृति आ गई है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम जो है ये फिजिकल एक्टिविटी इसको करने में फिर वो बच्चा समर्थ नहीं हो पाता। सो दैट इज कॉल्ड सेरिब्रल पाल्सी और प्रमस्तिष्क घात। ठीक है, प्रमस्तिष्क आप समझते हैं, फोरहेड का जो आपका ब्रेन है उसको आप कहेंगे। इसका टर्म किसने दिया? विलियम लिटिल ने 1860 में बताया कि मस्तिष्क में जब चोट लग जाती है तब इस तरह की गतिविधियां आपको देखने को मिलती हैं कि शारीरिक गतिविधियां हो ही नहीं रही है। जैसे जब भी प्रेगनेंसी के बाद जब सीजेरियन ऑपरेशन हो रहा है और फोर्सेप्स से बच्चे को निकाला जा रहा है, ठीक है, अब जब निकाला जा रहा है तो ये फोर्सेप जो है ये इसके ब्रेन पर अप्लाई किया जाता है, माथे पर लगाया जाता है और माथे से इस तरह के चिमटे से फोर्सेप से पकड़कर उसको निकाला जा रहा है। तो यहाँ पर इस माथे में ही आपका ब्रेन है, नूडल बॉक्स है, माइंड है, और इस माइंड में फिर कुछ न कुछ विकृतियाँ आ गई। क्यों? क्योंकि इम्बैलेंस हो गया, कुछ सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड में कोई दिक्कत आ गई, या फिर आपके जो मस्तिष्क का जो प्रमस्तिष्क वाला भाग है उसमें कुछ दबाव महसूस हुआ और इस वजह से ये विकृतियों की वजह से फिर शारीरिक गतिविधियां वो बच्चा व्यवस्थित रूप से संपन्न नहीं कर पाता। इसी को हम कहते हैं सेरिब्रल पाल्सी का रोग। या फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो आपकी किससे रिलेटेड होगी? दैट विल बी रिलेटेड टू संज्ञानात्मक क्षमताएं। और संज्ञान शब्द तो मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ किससे रिलेटेड है, आपके माइंड से रिलेटेड होता है। और आपके माइंड से रिलेटेड भी कौन सा वाला पार्ट? दैट इज कॉल्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS। और इस CNS में क्या चीजें जुड़ी हुई है? तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका माइंड होता है और दूसरी तरफ क्या है, मैसेजेस को भेजने के लिए जो हमारे पास जो FM रेडियो FM लगा हुआ है दैट इज कॉल्ड स्पाइनल कॉर्ड। जो स्पाइनल कॉर्ड है वो काम करता है कि वातावरण से जितने भी उद्दीपक आपको प्राप्त हो रहे हैं, जो संवेदनाएं आपको मिल रही हैं, उनको कहाँ तक पहुँचाना? आपके माइंड तक पहुँचाना। तो सूचनाएं प्रेषित करने का काम कौन कर रहा है? स्पाइनल कॉर्ड कर रहा है, तंत्रिका तंत्र कर रहा है। और तंत्रिका तंत्र में अगर कोई खराबी आ जाए तो क्या होगा? तंत्रिका तंत्र में खराबी आ जाए या मस्तिष्क में कोई खराबी आ जाए, मतलब दोनों ही डिपार्टमेंट्स में से एक में भी किसी में खराबी आ जाए तो ये पूरे के पूरे दोनों डिपार्टमेंट जो हैं वो ध्वस्त हो जाएंगे और खराब होने के बाद इसका असर पड़ेगा आपकी शारीरिक गतिविधियों पर। तो इसमें ऐसा ही होता है, दैट इज कॉल्ड संज्ञानात्मक दिव्यांगताएं। मानसिक रूप से कोई व्यक्ति विक्षिप्त है उसे आप कहेंगे संज्ञानात्मक दिव्यांग। तो ये इसका सेकंड पार्ट हुआ। और इस सेकंड पार्ट में आपको पढ़ना है, जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो स्वलीनता से पूछा जाता है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर इसको कहते हैं, लेकिन हम इसको स्वलीनता के अनुवाद में ही पढ़ेंगे। इसमें होता क्या है? तो सबसे पहले ये जो वर्ड दिया था ये यूगन बुलर ने दिया था 1911 में।
1911 में क्या हुआ था, राजधानी परिवर्तन भी तो हुआ था। कलकत्ता से हमारे देश की राजधानी जो थी वो दिल्ली बन गई थी। तो यहाँ पर 1911 में युगन बुलर ने ये वर्ड दिया, दैट इज कॉल्ड स्वलीन, जिसको हम तारे जमीन पर भी जो ईशान नाम का बच्चा होता है उसमें हम देखते हैं। प्लस अमिताभ बच्चन का जो बेटा था वो भी ऑटिज्म से ही ग्रसित था, दैट इज कॉल्ड स्लो लर्नर। तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क में कुछ प्रॉब्लम हो जाना, अभिषेक बच्चन इसी प्रॉब्लम से ग्रसित था। तो व्हाट इज दैट प्रॉब्लम कॉल्ड स्वलीनता। ऑटिज्म में क्या होता है, तंत्रिका संबंधी विकलांगता आ जाती है, यानी कि द प्रॉपर मैसेजेस आर नॉट डिलीवर्ड और नॉट रिसीव्ड बाय द ब्रेन। यहाँ पर आपके मस्तिष्क में कुछ विकृति आ गई है, तंत्रिका तंत्र में कुछ विकृति आ गई है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और उस विकृति की वजह से आप बाह्य वातावरण और आपके आंतरिक मन और माइंड के वातावरण को, संज्ञानात्मक क्षमताओं को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ऑटिज्म। ठीक है, तंत्रिका संबंधी इसमें प्रॉब्लम आ जाती है, विकलांगता आ जाती है। पहले 3 वर्ष के दौरान ही ऑटिज्म का पता, स्वलीनता का पता चल जाता है। बच्चे में पहले 3 वर्ष ही आपको पता चल जाएगा कि स्वलीनता से ग्रसित है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, अर्थपूर्ण वाक्यों में कठिनाई होती है। जो भी मीनिंगफुल सेंटेंसेस होते हैं उनको समझने में ये बच्चे कठिनाई महसूस करते हैं। शब्दों को दोहराने की प्रवृत्ति होती है इनकी, बार बार ये एक ही शब्द को 1000 बार रिपीट कर देंगे। क्यों? बिकॉज दे आर नॉट कॉन्फिडेंट इन स्पीकिंग। ठीक है, दे आर वेरी शाय, दे हेजिटेट टू स्पीक एनीथिंग। ठीक है, और ये क्या करते हैं, इनको आंख से आंख, आई कांटेक्ट मिलाने में भी बहुत शर्म महसूस होती है, बहुत हेजिटेशन फील होता है। ये कभी किसी से डायरेक्ट आई कांटेक्ट में बात नहीं करते, ये शब्दों को बार बार रिपीट करते रहते, का किरण। तो इस तरह से बार बार रिपीट करने की वजह से ये ऑटिज्म वाले बच्चे होते हैं, ये स्लो लर्नर होते हैं, इनमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दिखाई देंगे। तो इनका उपचार कैसे किया जाए, ये मूर्त विचारक होते हैं। ये जैसे हमने देखा था कि प्रतिभाशाली बालक जो है वो अमूर्त विचारक होते हैं। तो आपसे रीट एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि ऑटिज्म वाले बच्चों की क्या विशेषताएं होती, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो ये मूर्त विचारक होते हैं, करके सीखते हैं। इनको कोई भी चीज अगर बताई जाए, जैसे वोकेशनल कोर्सेज होते हैं, तो कोई भी चीज बताई जाए, समझाई जाए, तो ये उसको ज्यादा जल्दी एब्जॉर्ब करते हैं। और जो भी मूर्त चीजें होती है, जो कंक्रीट चीजें होती हैं, उन्हीं को देखकर ये सीख पाते हैं। अमूर्त विचार करने की क्षमता इनमें नहीं होती। फिर अवसर अगर दिए जाएं तो अवसर से इनकी जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति हो सकती है। और ये अनुभव से अधिगम करते हैं, जो भी ये सामने देखेंगे उसका अनुभव करेंगे, उसको फील करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, और फिर इनका लर्निंग पार्ट जो है वो संपन्न हो पाएगा। तो इस तरह के बच्चों को हम कहते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। तारे ज़मीन पर जो वो पेंटिंग बनाता है ईशान, और फिर वो फाइनली फर्स्ट आ जाता है, तो ये उसके टीचर की कारीगरी होती है। टीचर उसको समझ जाता है कि ये स्लो लर्नर है, ऑटिज्म से ग्रसित है, तो इसे कैसे समझाना है। उस टीचर को भी, वो ड्राइंग टीचर होता है, और उस टीचर को भी ये बहुत अच्छी तरह से इस चीज़ से वाकिफ़ है वो, कि जो ऑटिज्म से ग्रसित बच्चे होते हैं वो मूर्त विचारक होते हैं, चीज़ों को दोहराते हैं, करके सीखने में ज़्यादा जल्दी सीख जाते हैं, और उनको अवसर की आवश्यकता होती है। अगर उन्हें मौका दिया जाए तो वो बहुत अच्छी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि ईशान ने उस मूवी में किया था, बहुत अच्छी ड्राइंग बनाई और वो सारे बच्चों में फर्स्ट आ गया। तो ये अनुभव का अधिगम ज़्यादा जल्दी इनमें होता है। जो भी ये अनुभव करते हैं उससे ये लर्निंग ज़्यादा जल्दी कर पाते हैं। तो इस तरह के बच्चों को हम कहेंगे ऑटिज्म वाले बच्चे, स्वलीनता वाले बच्चे, या फिर संज्ञानात्मक जो दिव्यांगताएं वाले जो बच्चे हैं वो इस तरह के बच्चे होते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी कैटेगरीज हमने देखी। आगे हमें थोड़ी सी कैटेगरीज और जाननी है। तो यहाँ तक मैं समझ रही हूँ कि आपको थकान महसूस नहीं हुई है। मानसिक थकान भी साइकोलॉजी में एक वर्ड है, और ये मानसिक थकान जब हो जाती है तो आ जाता है अधिगम का पठार। तो ये वीडियोस थोड़े से लंबे हैं, लेकिन आपको अधिगम का पठार नहीं होना चाहिए, लर्निंग प्लेटो नहीं आना चाहिए। क्यों? बिकॉज मैं इसे बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से बता रही हूँ, और आपके साथ
डिस्कस कर रही हूँ। इसे बिल्कुल भी ये ना समझे कि हम कुछ याद कर रहे हैं या एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, अदरवाइज तो मैं बिल्कुल ये ऐसा नहीं करता। अरे ये सब सीखने की बातें हैं, और जब आप ये सब सीख जाएंगे तो आपके खुद के व्यक्तित्व में निखार आ जाएगा। आप लोगों को पहचानना शुरू कर देंगे। आप स्कूल में बच्चों को पहचानना शुरू कर देंगे कि कैसे, अगर आप प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ाते हैं तो भी वहां पर ये सारे के सारे जो अधिगम करता है प्राइवेट स्कूल में भी वैसे ही होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सारे अनोखे बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में ही आते हैं, प्राइवेट स्कूल में भी इस तरह के बच्चे होते हैं। और अगर आप प्राइवेट स्कूल में टीचर हैं या कहीं भी ट्यूशन लेते हैं, पढ़ाते हैं, तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत काम आएगी, क्योंकि आप बच्चों के अधिगम को और उनके अधिगमकर्ताओं की विभिन्नताओं को समझ चुके हैं। तो जब हम इन चीज़ों को समझ जाते हैं तो हमारे पढ़ाने की शैली में भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होता है। तो इसी के साथ देखते हैं और कौन सी कैटेगरी हमें सीखनी है।